वेल बाबा लोग कैसे हो। तो फिर एपिसोड 3 देख लिया सभी लोगों ने, मजा आया या नहीं? और कोई कंफ्यूज तो नहीं है इस एपिसोड में, क्योंकि बहुत से क्लूज एंड हिडन डिटेल्स हमें इस एपिसोड में मिले हैं जिनका सॉलिड रोल फ्यूचर स्टोरी में होने वाला है। इसलिए अभी तबीयत से डीप ब्रेक डाउन करने वाले हैं पूरे एपिसोड 3 को। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी शिकायत आप लोगों से, आप लाइक किया करो वीडियो को, और नए लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज इफ यू लाइक द कंटेंट देन सपोर्ट मी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिग इंस्पिरेशन है और आपके लिए छोटा सा एफर्ट। सो ये पूरा एपिसोड एक डिजाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है, जहां हर कैरेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, लेकिन एंड गोल एक ही है, उन्हें मेंटली ब्रेक करना। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है ईथन के ट्रैक से, क्योंकि ईथन का आरवी जाना, रेडियो लेने की कोशिश करना, ये सब एक इनोसेंट अटेम्प्ट लगता है, लेकिन जब उसे जिम मिलता है या फिर वो जिम का घोस्ट था, जो भी कहो, वहां से पूरा एंगल चेंज हो जाता है। क्योंकि जिम उसे कंफर्ट नहीं देता, वो उसे एक मिशन देता है, लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो। अब यहाँ रुक के सोचो, अगर ये एक्चुअल जिम होता यानी उसका फादर, तो क्या वो अपने बेटे को एक अननोन डेंजरस जगह ढूंढने भेजता या उसे सेफ रहने को बोलता? यहीं पे डाउट स्टार्ट होता है कि ये जिम नहीं है, ये किसी और का प्रोजेक्शन है, मे बी घोस्ट। और फ्रॉम में पहले भी ये पैटर्न रहा है कि डेड लोगों की फॉर्म यूज करके लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। थॉमस का केस याद करो, वो वॉइसेस का सिलसिला, यानी वो टेलीफोन पे आना, उसका आवाज, मतलब एंटिटी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, वो ट्रस्ट के थ्रू कंट्रोल करती है। और लग रहा है जिम के थ्रू यहां अलग से मैनिपुलेशन गेम स्टार्ट हो चुका है ईथन के लिए। और अगर यही सही है तो इसका मतलब ईथन अब डायरेक्टली किसी एंटिटी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, औरों की तरह, जस्ट लाइक सारा, एल्जिन और भी लोग। क्योंकि हमें याद है सारा को भी जो कमांड मिलते थे वो भी दावा करते थे सब ठीक हो जाएगा करके, सॉल्यूशन मिलेगा एट द एंड, पर ये करो, जो कि गलत काम करवाता था। साथ में एल्जिन का एग्जांपल भी ले लो, उससे भी यही किया गया, उसे भी इस्तेमाल किया गया अपने मंसूबे पूरे करने के लिए। सो अब क्योंकि ईथन को इमोशनली ब्रेन वॉश करने की अच्छी वजह मिल चुकी है जिम का फॉर्म में, तो वो अननोइंगली उसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, बिना खतरे को जानते हुए, बिना कोई सवाल जवाब किए। अगर हम निगेटिवली इस पर्सपेक्टिव को देखें, वरना हमने पिछले एपिसोड 2 की एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में हमने इसको पूरा पॉजिटिव वे में भी देखा था कि यस हाँ, जिम भी हो सकता है और वो नई दुनिया से आया होगा, दूसरी दुनिया से, और वो अब हेल्प करने की कोशिश कर रहा है घोस्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। बट ये वाला जो एस्पेक्ट बताया ये नेगेटिव फॉर्म में था, और यही चीज लेक ऑफ टीयर्स को और सस्पिशियस बना देती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म हमें आगे जाके मिलने वाला है। ईथन खुद बोलता है कि ये उसके इमेजिनेशन का पार्ट था, एक गेम का कॉन्सेप्ट, लेकिन फ्रॉम में रिपीटेडली ये दिखाया गया है कि जो चीज इमेजिनेशन लगती है वो एक्चुअली रियल निकलती है। टैबिथा का रेड स्टोन्स हो, यानी वो ड्रीम आना उसका, ये विक्टर का फिर ड्राइंग्स वाला मोमेंट हो, सब पहले इमेजिनेशन जैसा लगता था, लेकिन ये सब सच हुआ एट द एंड। बाकी अब इसी मैनिपुलेशन का दूसरा वर्जन हमें फातिमा और एल्जिन के ट्रैक में दिख रहा है, जहां सरफेस पे वो दोनों बस अपनी स्टोरी अलाइन कर रहे हैं ताकि किसी को रूट सेलर वाली सच्चाई का पता ना चले, लेकिन उनकी बातचीत में एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन भी डेवलप हो रहा है, जैसे वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जो बाकी किसी ने नहीं किया है। यहाँ की बैड एंटिटी ने दोनों का ही फायदा उठाया था पिछले सीजन 3 में, लेकिन असली चीज तब समझ आती है जब एल्जिन सीक्रेटली डर्ट कलेक्ट कर रहा होता है, जो कि फातिमा ने ही डिमांड करी थी उससे, क्योंकि फातिमा ने उससे बोला था तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। और एल्जिन क्योंकि दोनों के बीच के रिश्ते सुधारना चाहता है, एल्जिन पहल करना चाहता है, वो फातिमा का कहना मान रहा है, और फातिमा सीधा उसके पास पहुंचती है। अब आई डोंट नो फातिमा यहाँ क्या प्लान कर रही है इस डर्ट के साथ। सो अब अगर तुम फातिमा के रीसेंट पैटर्न को, कॉन्सेप्ट को समझो, पहले रॉटन फूड जो खा रही थी, उसके बाद ब्लड पीना एल्जिन ने जो दिया था, और अब डर्ट कलेक्ट कर रही है, तो क्या वो डर्ट खाने वाली है अब? तो ये कोई रैंडम बिहेवियर नहीं है, ये एक प्रोसेस जैसा लग रहा है, एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें उसका बॉडी नॉर्मल ह्यूमन स्टेट से शिफ्ट होते दिख रहा है अभी के लिए, जस्ट थ्योरी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि वो इस प्रोसेस को रेसिस्ट नहीं कर रही है, वो कोऑपरेट कर रही है। मतलब या तो उसका कंट्रोल जा चुका है खुद की बॉडी से, या फिर वो समझ चुकी है कि ये अनअवॉइडेबल चीजें हैं, और अगर ये सेकंड केस है तो फ्यूचर में फातिमा का रोल काफी डार्क होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं फातिमा, जिसे पास्ट रिकॉल हुआ है, अगर इस एस्पेक्ट से भी देखें, आई थिंक फातिमा को उसका पूरा रोल प्रॉपर रिकॉल हो चुका है, जो भी वो फर्स्ट वर्जन में थी जब वो यहाँ पर टाउन में थी, अगर तब का एज्यूम करें। और जो डर्ट उसने मंगवाई है एल्जिन से, उसके थ्रू वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि
ट्रेलर में हमने फातिमा का ये डर्ट वाला सीन भी देखा था, लेकिन यहाँ वही सवाल फिर आ जाता है क्या फातिमा को भी तो ऐसे कमांड नहीं मिल रहे हैं जो यहाँ की इविल एंटिटी देती है सीक्रेटली कमांड एज यूजुअल, जो देख ही चुके हैं एल्जिन और सारा के रूप में। और अगर ऐसा है तो फातिमा भी फंस चुकी है मतलब। बाकी इसी बीच सोफिया का ट्रैक और ज्यादा डेंजरस फील होता है, यानी मैन इन येलो का, क्योंकि वो फिजिकली थ्रेट नहीं कर रही जो हम देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल ज्यादा थ्रेट कर रही है, जिसका यही इंटेंशन है यहाँ के लोगों की यूनिटी को तोड़ना एंड अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देना। एंड यहाँ फ्यूनरल के सीन में ऑलरेडी काफी इमोशनल मोमेंट है और बीच में क्रोच का आना पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अब नॉर्मली इससे एक हॉरर ट्रॉप समझ के इग्नोर किया जा सकता है एक बार के लिए, लेकिन यहाँ टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली उस मोमेंट पे आना, केओस क्रिएट करना, क्रोच का वो भी इतना बड़ा झुंड और लोगों के इमोशंस को स्पाइक कर देना। जूली का रिएक्शन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसे लगता है कि क्रोच सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जो भी। और ऑनेस्टली उस वक्त जो उसकी मेंटल स्टेट है उसमें ये इंटरप्रिटेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सिर्फ उसका परसेप्शन है। दूसरा, क्रोच को ऑलवेज मिथिकली ऐसे भी देखा जाता है या कनेक्ट करा जाता है एज खासकर ऐसे फ्यूनरल या फिर डेथ सीन्स में कि जब इंसान मरता है तो उसकी सोल क्रोच के रूप में वापस आती है। यस, अभी तक ऐसे मोमेंट पर क्रोच का ऐसा केओस हमने नहीं देखा है सीजन 4 तक आते आते। सो या तो ये एक बैड साइन है या फिर ये एक वार्निंग है कि अब जो होने वाला है वो बहुत ब्रूटल होगा इन फ्यूचर। और क्रोच यहाँ ये हेल्प कर रहे होंगे यहाँ के लोगों की, या उन्हें अलर्ट कर रहे होंगे, जो कि हमने पहले भी ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में क्रोच थ्योरी में ये पॉजिटिव एंगल देखा था इनका, कि हो सकता है यहाँ की जितनी भी डेड पर्सन्स होंगे जो अभी तक मरते आ चुके हैं वो सब क्रोच बन के पूरे टाउन में भटकते रहते हैं, जो कि मेरी नज़र में ये क्रोच अलर्ट और अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। क्योंकि जब इस टाउन के अंदर आते हैं तो ये क्रोच झुंड में इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वो पेड़ के ऊपर, क्योंकि क्रोच का ऐसा झुंड बैड और डार्क इविल साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। और अब वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है, खासकर डेड बॉडी फ्यूनरल के टाइम पर जब सभी लोग एक साथ गेट टुगेदर हैं। बाकी अगर तुम सोफिया को ऑब्जर्व करो, वो इस केओस को एंजॉय कर रही है। यस, वो करेगी क्योंकि उसका काम यही है। और फिर उसका पास्टर का टूथ निकालना, ये छोटी चीज़ लग सकती है लेकिन फ्रॉम में ऐसी कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती है। और आखिर सोफिया को पास्टर का टूथ से क्या ही काम है। सो ऐसे कोई डेड बॉडी से कोई चीज़ निकाल लेना वो फ्यूचर यूज के लिए ही होता है, चाहे वो कंट्रोल हो, रिचुअल हो या मेमोरी एंकर हो। बाकी ये चीज़ भी देखी जाती है कि जब डेड बॉडीज़ को बरी करा जाता है या फिर जलाया जाता है तब उनके नाखून वगैरह निकाल लिए जाते हैं, जिससे उन्हें पानी में विसर्जित किया जाता है, ये सोच के या ये रिचुअल मान के कि ऐसा करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ काले जादू एक्सपर्ट लोग, जिन्हें तांत्रिक भी बोलते हैं, वो डेड बॉडीज़ के इन पार्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी सोल्स को अपना गुलाम बना लेते हैं, यानी जो मर चुके हैं उनसे ये सारा काम करवाते हैं, जो कि ये मिथिकल रिचुअल फॉलो करे जाते हैं, खासकर इंडिया के वाइडर पार्ट में। तो मैन इन येलो सॉलिड गेम खेल रहा है यहाँ। अब उसका क्या पर्पस होगा पास्टर के टूथ निकालने से, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। बाकी जब वो जूली को इनडायरेक्टली ब्लेम करती है कि तुम्हारे आने के बाद ये सब कुछ खराब हुआ है, तो वो सीधा अटैक नहीं कर रही है, वो एक डाउट प्लांट कर रही है, खासकर कैनी और मैथ्यूज फैमिली के बीच में। और यहाँ मैन इन येलो ने अपनी पहली चाल चल दी है, जो कि यही गेम वो आगे भी खेलने वाला है, डाउट प्लान करके मिस्ट्रस्ट क्रिएट करना सभी के बीच में। और ये सब चीज़ें यहाँ की यूनिटी को ब्रेक करने वाली है। एंड यही चीज़ के चलते सोफिया का सारा के पास रहने का डिसीजन भी रैंडम नहीं लगता। सारा ऑलरेडी अनस्टेबल है, हम जानते हैं, और अगर कोई उसे पुश करे तो वो ईजिली मैनिपुलेट भी हो सकती है। मतलब सोफिया खुद हाथ गंदे नहीं करेगी, वो दूसरों से करवाएगी। और सारा उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस है, जिसकी इमेज ऑलरेडी खराब है सभी लोगों के सामने। अब अगर यहाँ पर सोफिया खुद भी किलिंग या फिर मर्डर अटेम्प्ट करेगी तो उसका सीधा ब्लेम आसानी से सारा के ऊपर चला जाएगा, जो कि सोफिया सेफली प्ले करके क्राइम से बाहर भी निकल कर आ जाएगी। बाकी अब बॉयड का ट्रैक देखो, यहाँ से क्लियर फील होता है कि गेम नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहा है। एबी का नाइटमेयर, अकोस्टा का ब्रेकडाउन, दोनों में एक ही पैटर्न है, लॉस ऑफ कंट्रोल।
एंड बॉयड इस चीज को समझ चुका है, इसलिए वो अकोस्टा को पनिश नहीं करता, वो उसे बिजी करता है, स्टोरेज रूम में भेजता है ताकि उसका माइंड ऑक्यूपाइड रहे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा डेंजर बाहर के मॉन्स्टर से नहीं है, अंदर के कोलैब से है। बोले तो खाली दिमाग शैतान का, जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सेंटेंस। और ये बॉयड की तरफ से स्मार्ट मूव भी है कि यस, यहाँ इतना सारा स्टफ है जो डेकेड्स ऑफ डेकेड से यहाँ जमा हुआ है, यहाँ के जहाँ जो भी लोग आए फंसे वो मरने के बाद। तो अगर एक प्लान्ड वे में सही अप्रोच के साथ इन्वेस्टिगेशन करी जाए सारी चीज़ों का, सारा स्टफ्स का जो भी अभी तक कलेक्टेड है, जो कि अकोस्टा कर सकती है, क्योंकि एज पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन और सस्पेक्ट की जड़ तक पहुंचना ही तो सिखाया गया है। सो बॉयड का ये बहुत प्यारा डिसीजन है और अकोस्टा इसमें विलिंगली काम भी करेगी, क्योंकि यही तो उसका काम है, जो कि मुझे अकोस्टा पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगी एंड ये सारा स्टफ फ्रॉमविले को समझने में और आसानी बढ़ा देगा। एंड जब बॉयड फाइनली एबी की ग्रेव में जाता है, यानी अपनी वाइफ की, और उसका हाथ निकल के उसे खींचने लगता है, अब वो या तो एबी का ही हाथ था या फिर सीधा घोस्ट अटैक था, जो कि बॉयड को और बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की इविल एंटिटी। क्योंकि थोड़ा सा मेंटल पेशेंस के लिए ही तो वो अपनी वाइफ एबी से बात करने के लिए गया था, थोड़ा अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए, एंड यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया। सो ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन या जंप स्केयर नहीं लगता, ये एक डायरेक्ट अटैक लगता है उसे मेंटली और ब्रोक करने के लिए, क्योंकि बॉयड काफी ब्रोकन फील कर रहा है बहुत लंबे समय से और वो चाहता है, आराम चाहता है, जो वो एबी से बोल भी रहा है कि आई एम चेंजिंग, मैं लोगों को बचा नहीं पा रहा हूं। सो ये प्लेस बॉयड को फुली ब्रेक डाउन करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जितना जो भी हो पा रहा है उससे। अब जेट का ट्रैक थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो लॉजिक से हट के अब ऑल्टर्ड स्टेट में आंसर ढूंढ रहा है। थोड़ा फनी पार्ट भी लग रहा है जेट का, ये वो मेडिटेशन कर रहा था, क्योंकि जस्ट लाइक बॉयड ये भी फ्रस्ट्रेशन में फुलफिल्ड है और फिर उसे मशरूम्स मिलते हैं एट द एंड। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, या तो उसे पुश किया जा रहा है यानी जेट को, या ट्रैप सेट किया जा रहा है अलग वाला। बट मशरूम से क्या कनेक्शन हो सकता है? लास्ट टाइम हमने देखा था फ्रॉमविले में भी सब्जी सर्वाइव नहीं कर रही थी, सब्जी सब सड़ गल गई थी। तो ये मशरूम एंगल क्या ये रियलाइज करने के लिए है कि फ्रॉमविले की धरती अब फिर से रिप्रोडक्टिव हो गई है? तो क्या ये गुडविल का हिंट है, गुडविल साइन है कि यस अब ये लोग सही में क्लोज आ चुके हैं सॉल्यूशन के? क्योंकि बॉयन वाइट ने भी बोला था टैबिथा से कि तुम बहुत क्लोज आ चुके हो और ये मशरूम इसी गुडविल का हिंट होगा। बाकी विक्टर का ब्रेकडाउन भी यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। जब वो येलो सूट मैन के कपड़े देखता है, वो सिर्फ डर नहीं रहा है, वो टूट रहा है। मतलब ये सब उसने पहले भी देखा है और जब वो बोलता है इट्स हैपनिंग अगेन, तो ये क्लियर हो जाता है कि उसे अब बहुत कुछ याद आ चुका है, जो कि विक्टर भाई ने खड़े खड़े मूत दिया अपनी पैंट पर सिर्फ मैन इन येलो के कपड़े देखकर। तो सोचो कि विक्टर ने ऐसी कौन सी बावरी क्रूएलिटी देखी होगी मैन इन येलो की, जो कि विक्टर को सिर्फ उसकी याद आते ही दिल दहला गई उसका। यस, हम जानते हैं कहीं ना कहीं 1978 का वो ब्रूटल मैसेकर जहां ये सब स्टार्ट हुआ था, यानी साइकिल रीस्टार्ट हो गई थी सभी को ब्रूटली मारते हुए। और हमने मैन इन येलो को 1978 के मैसेकर वाले में देखा मारते हुए, जब जूली स्टोरी वॉक कर रही थी। पिछले से पिछले प्रोमो ब्रेकडाउन में भी अगर रेगुलर है तो आपको पता होगा। सो विक्टर प्रोमो में भी बोलते नजर आया है हमें लास्ट टाइम के कि मैन इन येलो इज बैक, जो कि एपिसोड 4 में ये डायलॉग कंप्लीट होगा इसका। सो उसे सब कुछ याद आ चुका है और अब विक्टर रियली काफी हेल्पफुल होने वाला है जेड एंड टैबिथा के लिए, जो अभी तक हमें यही लगता था कि ये क्या कैरेक्टर है, कोई हेल्प ही नहीं करता जबकि इतना पुराना है ये बंदा। लेकिन नॉलेज कम्स एट कॉस्ट, ये मत भूलना। विक्टर को ऐसे फ्री में जो नॉलेज मिली है, इसकी क्या कीमत विक्टर को चुकानी पड़ेगी। अब तुम लोग ये मत कहना कि हेनरी अगले एपिसोड में मरने वाला है, क्योंकि मैन इन येलो का तो यही नियम है बाबा। बाकी इसके साथ साथ उसका गिल्ट भी यही इंडिकेट करता है कि उसने पास्ट में बहुत कुछ इग्नोर किया और अभी तक इग्नोर भी करते आ रहा था। मानो कि वो बचते आ रहा था, जानबूझ के याद नहीं करना चाह रहा था, रियलाइज नहीं करना चाह रहा था, जो भी वो अभी तक देखते आ चुका है, जो उसे नाइटमेयर के रूप में हॉन्ट करते होंगे और करते आ रहे भी होंगे। दैट्स वाई वो सब कुछ इग्नोर कर चुका एंड उसका वो गिल्ट देखने को मिला। अब हेनरी का बॉयन वाइट को देखना भी एक बड़ा शिफ्ट है। पहले ये सेलेक्टिव था, यानी बॉयन वाइट को हर कोई नहीं देख सकता ऐसे, अब एक्सपेंडेड हो रहा है, सो और फॉर्म कर रहा है। मतलब या तो रूल्स चेंज हो गए हैं जो कि लग रहे हैं, या फिर जो लोग इमोशनल एज पे होते हैं वो इस लेयर को देख पाते हैं। एंड यहाँ जब टैबिथा वापस बॉटल ट्री से लाइट हाउस जाना चाहती है सब कुछ ठीक करने के लिए और मेमोरी कलेक्ट करने के लिए, तो बॉयन वाइट अपीयर होता है एंड सडनली उसे रोकता है एंड सेड रूल्स हैव चेंज। तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो पूरा सिस्टम अपडेट है। मतलब जो पहले काम करता था अब वो नहीं करेगा, जो एस्केप रूट था वो अब ब्लॉक हो चुका है। एक ऐसा
ऐसा हिंट देने की कोशिश करी। सो बॉयन वाइट जो अभी तक हेल्प कर रहा था पिछले सीजन 3 से, वो हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? और उसने ये भी बोला कि तुम लोग अब सॉल्यूशन के बहुत क्लोज हो। देखो यहाँ दो चीज हो सकती हैं इस वाले डायलॉग के ऊपर। पहला, या तो वो जेन्युइनली बोल रहा है टैबिथा का हौसला बढ़ाने के लिए ताकि वो और डिगिंग करे, फास्टली डिगिंग करे और यहाँ इस कर्ज को तोड़े, या फिर वो इन्हें ब्रेन वॉश कर रहा है और फेक बिलीफ सेट कर रहा है टैबिथा के दिमाग में, जिससे वो सही तरीके से सोच के काम ही ना कर पाए अंत में। क्योंकि जब हमें ये महसूस होता है कि हम बहुत क्लोज हैं, तभी हम पेशेंस खोकर पुश करते हैं, खुद को बहुत पुश करते हैं, जिससे कई बार गलतियां होती हैं और सारी मेहनत खराब हो जाती है एट द एंड। ऑल्सो बॉयन वाइट काफ़ी चेंज भी लग रहा है, खुद टैबिथा भी बोल रही है कि तुम चेंज हो रहे हो। यही बात सीजन 3 में विक्टर ने भी बोला था बॉयन वाइट को देखते ही। तो क्या बॉयन वाइट भी अब करप्ट हो चुका है? देखते हैं, इस पे एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। सो अब अगर तुम सब चीजें कनेक्ट करो, ईथन का गाइडेड होना, फातिमा का ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, सोफिया का मैनिपुलेशन, बॉयड का टारगेट होना, जेड का ऑल्टर्ड स्टेट में जाना, विक्टर का साइकिल रिपीट वॉर्न करना, सब कुछ याद आना, अब रूल्स का चेंज होना, तो एक ही चीज क्लियर होती है, गेम अब नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुका है। और फ्यूचर में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि लेक ऑफ टीयर्स एक नॉर्मल लोकेशन नहीं हो, बल्कि एक ऐसा पॉइंट हो जो यहाँ या तो मेमोरी अनलॉक होती है या डेड और लिविंग के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। और ईथन को वहां भेजना कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता, या तो ये ट्रैप है जहां ईथन की बलि चढ़ाकर इस कर्स को और पावरफुल बना दिया जाएगा, यानी फ्रॉम विले के कर्स को, या फिर ये सॉल्यूशन ही होगा एट द एंड। सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी अब ये बनती है कि सोफिया ही फाइनल एंटिटी नहीं है। क्रोज, बॉयन वाइट और सोफिया तीनों एक ही साइड के एंगल लगते हैं, मतलब गेम में मल्टीपल फोर्सेस एक्टिव हो रहे हैं पर अलग अलग फॉर्म में, वो भी निगेटिवली बात करो तो। सो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। मिलते हैं एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में जो और डीप एंड हैवी ब्रेकडाउन थ्योरीज के साथ होगी, जहां पे मैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बात करने वाला हूं फ्यूचर स्टोरी के लिए जो प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि एंडिंग में बहुत कुछ एक साथ मिला है हमें एपिसोड 3 के, जिसमें डीपली बात करना बहुत जरूरी है। यहां तक पहुंच गए हो तो यस आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड स्टिल अभी भी जिसने लाइक नहीं किया है तो बाबा प्लीज लाइक करो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही तो काम करूंगा आगे जाकर जब मेरा और इंस्पिरेशन बढ़ेगा आपके इस छोटे से लाइक से, है ना।